नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में काम करने वाली कंपनी को लेकर के। जिस कंपनी में देखा गया कि इनके पास ओएनजीसी जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से इनके पास ऑर्डर मिलता है किस चीज़ को लेकर के, कामकाज करने को लेकर के। तो आज इसी स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आखिर क्या करती है कंपनी? तो कंपनी के बारे में देखा जाए तो कहती है कंपनी द ऑयल एंड नेचुरल गैस जो फील्ड है उसी एरिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। और द कंपनी स्पेशलाइज्ड है इन द प्रोवाइडिंग द एयर एंड गैस जो कंप्रेशंस हैं सर्विस को लेकर के, चाहे ड्रिलिंग्स की बात करें फिर वर्क ओवर की बात करें सर्विसेज को लेकर के। तो ये कंपनी के बारे में क्यों जानेंगे पता है? क्योंकि चार्ट में भी देखने को मिला और इसकी ग्रोथ लेवल की बात करें तो नियरली पिछले एक महीने की भी चार्ट को देखें तो ये कहती है करीब 22% की जम। और ऐसे रिस्पेक्टिवली यदि 6 महीने की चार्ट देखो तो 40% के आसपास की जम। और एक साल में देखा गया करीब 33, और पिछले लास्ट 5 साल के रिस्पेक्टिवली देखा है तो करीब करीब 1500% से ज़्यादा का जंप किया है। कई सारे सवाल होते हैं मन में, आज इसी सवाल को लेते हुए आज समझेंगे स्टॉक को लेकर के, जिसका चार्ट ग्राफ भी देखने को मिलता है। चाहे फंडामेंटल्स की बात करें जहाँ पर छपड़ी में, तो एक लगातार जो 14-24 तक का अपडेट था इसमें नेटवर्थ की पोजीशन काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। और यहाँ पे चार्ट में देख पाएंगे हमने तीन तरह की चीज़ लिया है, खास करके दो इंडिकेटर्स इसमें यूज किया है। एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट के लिए होता है वॉल्यूम को लेकर के। एक वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है जहाँ पे ये देखना जरूरी है क्या जो मार्केट में खरीदार बैठे बने हुए हैं, क्या वहाँ पे वॉल्यूम लगातार बढ़ी है, और गिरावट के संकेत जब दिए हैं, गिरावट हुई है, तो क्या वॉल्यूम यहाँ भी सेम इंक्रीज किया है या कुछ ही लोगों ने बेच करके उसको ट्रेंड को चेंज किया है? ये भी कई बार माइंड में सवाल होती है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में स्टार्ट करते हैं दीप इंडस्ट्रीज से, जहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में कहती है 226 का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है 251 का। मतलब ये जो है दोनों में आपस में थोड़ा सा हल्का सा क्या है, गैप अप है। अब कहते हैं कि स्टॉक के पी के बारे में कहती है, और पी के बारे में हमेशा कहते हैं ये एक भीड़ है। उस भीड़ का नाम है, जिस भीड़ के लिए, जिस भीड़ का नाम है जहाँ पे जो भी बुक वैल्यू और उससे ज़्यादा की वैल्यू जो मार्केट प्राइस की वैल्यू है उसको खरीदारी के लिए आई है मार्केट में। अर्थात ये मार्केट की वो भीड़ है जो किसके बेसिस पे खरीदारी करती है? ईपीएस के बेसिस पे खरीदारी करती है। और ये दिखाता है कि यहाँ पे ईपीएस 20 रुपये के आसपास का है, जहाँ पे फेस वैल्यू 5 रुपये की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी अर्निंग करती है? 4 गुने की अर्निंग करती है। इस 4 गुने की अर्निंग के बेसिस पे देखा गया तो इसको भीड़ कितनी आई? 18 गुने की भीड़ आई, जिसकी वजह से करंट प्राइस ये बनती है। यदि भीड़ में कमी आई या इंक्रीज कर गई तो मार्केट की प्राइस में चेंज हो सकती है। अब सवाल उठता है क्या यहाँ जो भीड़ आई वो कि बाकी कंपनियों की भीड़ है? तो इनकी जो पीयर्स कंपनी है, जो इनकी पीयर्स में आती है, उनमें भीड़ कहती है जो नियरली 20 का भीड़ है, और यहाँ पे 18 का भीड़ है। और मार्केट यदि इसके पीछे, यदि यहाँ भी सेम कस्टमर आ गए 20 के आसपास के, अर्थात कितना की नियरली इसमें 20%, 10% से ज़्यादा का, तो मैं सीधा सीधा कहूँ यदि 10% भी आती है मार्केट में तो 10% तो मार्केट की इसकी प्राइस बढ़ेगी ना। और 10% बढ़ेगी तो मार्केट का जो हायर वैल्यू है वो 370 के आसपास का, उसको क्या करेगी? टच करके कहाँ पहुँचेगी? नियरली 400 के आसपास जाएगी। इसके हिसाब से मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यदि इस भीड़ को इस भीड़ से कंपेयर करके देखें। अब आती है एक और सवाल। ये तो था पहला भीड़ की बात। भीड़ की रेशियो के बारे में देखें तो वो आती है तो बेसिकली अर्निंग के पर रेशियो के हिसाब से। बट उसके ईपीएस को दो तरह की चीज़ें हैं जिसको हम साथ में स्टडी करते हैं। एक है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरे का नाम है करंट रेशियो। इन दोनों को आपस में यहाँ पे लिंक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ वो पार्ट है, खास के बोरोइंग्स की वो पार्ट जिसमें इंटरेस्ट की पेमेंट बनती है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करती है? दबाव बनाती है। और जो पीएल की पार्ट है उसमें वो फैक्टर की बात करता हूँ जो कि पीएल में जिस सेल्स के बारे में कहती है, जो सेल्स उधार में रखा हुआ है।
मैं सीधे बात करता हूँ, उधार में रखा हुआ है, जो कि इनको क्या कर रखा है, हिट कर रखा है। किसके बेसिस पे? सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट बुक होता है, और ये एक बुक्ड किया हुआ प्रॉफिट के बेसिस पे किया गया हुआ अर्निंग है। तो ये इसके बारे में क्या करेंगे, इन दोनों को जानेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे। अब आते हैं एक और सवाल के साथ। सवाल ये है, जो आरओसी के बारे में कहते हैं 10% का, आरओई के बारे में कहती है 8%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है कंपनी को, और करंट जो प्राइस है उसमें कई सारे सवाल होते हैं कि अच्छा मार्केट क्या यहाँ पे जा सकती है, नहीं जा सकती है, गिर सकती है। और हम अपने यहाँ जो भी स्टडी करते हैं उसमें केवल एक ही रूल अप्लाई होता है, उस रूल का नाम है टारगेट। उस नाम का रूल का नाम है टारगेट। ये कंप्लीट स्टडी हम आगे इसी कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, जानेंगे इस टारगेट का मोटिव क्या है, टारगेट है क्या। जहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग भी 63% इन द नंबर ऑफ शेयर इज कितना, 6 करोड़ 40 लाख का। चलिए आते हैं जानते हुए स्टॉक को, जहाँ पे फिलहाल बहुत ज़्यादा जंप नहीं हुआ बुक वैल्यू से। तो यहाँ पे बुक वैल्यू से ज़्यादा जंप नहीं है, सेम सेक्टर की कंपनी है, तो फिर आगे मूव कर सकती है। तो जानते हैं इसको। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं। सबसे पहले सेंटिमेंटल की तरफ देखें। सेंटिमेंटल के बारे में कहा, जिनके पास ओएनजीसी से एक ऑर्डर मिलता है, त्रिपुरा में एक ऑर्डर, एक इनका प्लांट्स है, उनको मेंटेनेंस को लेकर के दिया है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को लेकर के 3 साल के पीरियड के लिए। तो टोटल एस्टिमेटेड जो वैल्यू था, जो अपार्ट अप्रॉक्सीमेटली की बात करें, 63 करोड़ का इनके पास ऑर्डर मिला। अब यदि 63 करोड़ का ऑर्डर मिला तो ये 3 साल में इतना तो प्रॉफिट बनाएगी कंपनी। पीयर्स में देखा गया कि इनकी ओएनजीसी से पीयर्स रखा गया है, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर और दीप इंडस्ट्रीज इज द 4th नंबर की कंपनी मार्केट कैप के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। कंपनी किस सेक्टर में? ऑयल ड्रिलिंग्स एंड द अलाइड सर्विसेज पे काम करती है। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट इसके बारे में क्या कहती है? तो मैनेजमेंट ने जो परफॉर्मेंस किया वो यही डेटा देखने को मिलता है, चाहे जून से जून को कंपेयर करके देखें या फिर वो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके देखें, तो दोनों तरफ से ये देखने को मिलता है। यहाँ से 20% की जंप है वाई वाई में नियर अबाउट, और यहाँ से नियरली कितने की जंप है, 120 करोड़ में 3 करोड़ का सेल्स इंक्रीज करती है लास्ट क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जहाँ तक देखा जाए तो 42% के आसपास की जो चीजें थी वो यहाँ पे वाई वाई में 41% तक रही, लेकिन पिछले क्वार्टर से जंप करती नजर आई। प्रॉफिट के आकलन करके देखें तो प्रॉफिट के आकलन में कुछ कहती है, तो कहती है नियर अबाउट द 39 करोड़ के आसपास गई थी। जो कंपनी पहले भी 72 करोड़ तक गई थी, मतलब ये नहीं कह सकते कंपनी फिलहाल लगातार ट्रेंडिंग व्यू से चल रही है। कई दफ़ा अप डाउन चल रही है। अप डाउन के कारण ईयरली बेसिस को जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना इनकम सोर्स को ईयरली बेसिस पे कैपअप किया जाता है वही, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना चाहिए, चाहे वो आपकी हर एक दिन की इनकम हो या फिर आपके पूरे साल की इनकम हो। लेकिन साल को ज़्यादा रखा जाता है, और यहाँ पे देखा गया कि वाई वाई में कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया, और लास्ट 12 महीने में भी परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल रही है। चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें या अदर इनकम सोर्स की बात कर लें, साथ में इंटरेस्ट बर्डन की बहुत ज़्यादा देखें तो थोड़ा सा हल्का बढ़ा था लास्ट 12 महीने में। ऑपरेटिंग के बाद यदि नेट प्रॉफिट की आकलन करें तो वो कहती है नियरली टॉप पे काम कर सकती थी। नहीं, लास्ट 2 सालों का डेटा सेम ऐसा है, लेकिन करंट ईयर में जो 12 महीने की डेटा है उसमें 133 करोड़ तक का, अर्थात 6 कितना का, करीब करीब 8 करोड़ का जंप किया है पिछले पीरियड से, जिसकी वजह से देखने को मिला कि इनका जो स्टॉक की पी था वो पी कई परसेंट से बढ़ती जाती है, नियरली 10% से इंक्रीज कर जाती है। आते हैं समझते हुए क्या कहती है इसकी उस डेटा को लेकर, क्योंकि प्रॉफिट जो पार्ट है वो एक क्या है, एक दिखावा है। इस दिखावा के पीछे हमें बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। तो पहले बैलेंस शीट को जानते हैं और फिर हम इन 4 जो लास्ट इंडिकेटर तो उसके आप पीछे आते हैं।
यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर कि बोरोइंग्स को लेकर कंपनी क्या कहती है। इसके बारे में कंपनी कहती है कि बोरोइंग्स इन्होंने लगातार बढ़ाया है, 160 करोड़ तक की बोरोइंग्स इंक्रीज किया। इसके साथ जो एसेट्स की, अब ये एक सवाल ये उठता है, जो इन्होंने जो ये लिया, इनका यूटिलाइजेशन क्या रहा। यूटिलाइजेशन में देखा गया कि यहाँ पे तो कुछ खरीदारी किया नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिला, और इनका इन्वेस्टमेंट पार्ट में देखने को मिला तो केवल दो ही जगह देखने को मिला है। खास के यहाँ से देखें तो यहाँ पे कहाँ पे गया, ये जाता है यहाँ पे और यहाँ पे। एक तरफ उधार सेल्स की भी बात करते हैं, उधार सेल्स के बारे में कंपनी कहती है उधार सेल्स कितना 277 करोड़ का रहा है। 277 करोड़ का उधार में देखते हैं तो क्या कहती है ये, इसके जो मार्केट है, कितने दिन में इनके पास पैसे मिलते हैं, जो कि इनका रिस्क फैक्टर को दर्शाता है। तो ये जानते हैं, समझते हैं, चलते हैं। तो रेशियोज में देखा गया कंपनी को लेकर के, जिनके पास जो रेशियो मार्च तक का डेटा था उसमें थोड़ा सा डिक्रीज किया, अर्थात समझ में आई कि हाँ इनका जो रिकवरी टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तब भी अभी भी ज़्यादा लगता है, अभी भी इनके पास ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो इनके पास एक सवाल और उठता है, सवाल ये उठता है क्या इनके पास क्लाइंट जो हैं, क्लाइंट क्या सबके सब गवर्नमेंट क्लाइंट हैं या कुछ प्राइवेट क्लाइंट भी हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास यदि कोई काम किया है तो उसका पैसा तो मरता नहीं है, वो तो जिंदा ही है, आज मिले या कल मिले या परसों मिले। आते हैं बैलेंस शीट को लेकर के, जहाँ पे टोटल हमने देखा कि इसके ऊपर 566 करोड़ क्या, सॉरी 270 करोड़ के आसपास का था। तो ये कह सकते हैं 470 करोड़ में 270 करोड़ का क्या था, इनका उधार पड़ा हुआ है। और 125 करोड़ का जो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, वो टोटल के टोटल क्या होती है, उनके 270 करोड़ में फुलफिल कर जाती है। अर्थात यहाँ पे फिलहाल जो प्रॉफिट बुक किया, तो बस प्रॉफिट आया नहीं है, ये तो मार्केट में अभी पड़ा हुआ पैसा ही है। अब एक आकलन ये देखिए, चार के चार इंडिकेटर को लेकर के जो कहती है, जो सेल्स जंप करती है, सेल्स के जंप के साइड वाइज में जो प्रॉफिट की ग्रोथ थी वो भी जंप करती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में लास्ट 2-3 साल में अच्छी खासी देखने को मिला। रिटर्न इक्विटी में उतनी ज़्यादा रिटर्न तो देखने को नज़र नहीं आई, लेकिन तो हम भी कह सकते हैं कि एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे की कारोबार किया है। आते हैं समझते हुए आखिर इस कंपनी को लेकर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है वो क्या कहता है, जहाँ पे नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंपनी के पास है। चाहे स्टैंड लोन डेटा की बात करें, कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें, तो एक कुछ डेटा निकल के आती है यहाँ पे, जहाँ पे जो लेबल है वो ये कहता है, जो इसके बेसिस पे जो रिवेन्यू हुआ, और रिवेन्यू के बेसिस पे जो प्रॉफिट का पार्ट है वो तो काफ़ी अच्छा रहा, प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन नेटवर्थ जितना है उतना उस लेवल पे उनका रिवेन्यू जनरेट करता नजर नहीं आया। इनकी सर्विसेज में देखिए तो सर्विसेज में पोर्टफोलियो ड्रिलिंग इन द, यही सर्विस जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों में काम काज होती है। अब आती है इन्वेस्टर को लेकर के, आखिर इन्वेस्टर में जो 63% 64% की होल्डिंग है प्रमोटर की, वो क्या सोचती है, और पब्लिक की होल्डिंग इसके बारे में क्या सोचती है, और डिमांड कहाँ से होती है। देखिए ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर जो है वो मैक्सिमम की बात करता हूँ, वो ट्रेडिंग में नहीं होता है, वो कई कभार कुछ प्रमोटर्स अपने पोजीशन को कुछ करके बेचते हैं फिर खरीदते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं होता। जो ट्रेडिंग में है वो 36% की पोजीशंस हैं जो पब्लिक के पास है, जो उनका कामकाज ही यही है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, ये इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा कमाना। तो इसमें जो लिस्ट आउट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, करीब 30,000 के आसपास की लिस्ट बनी शेयर होल्डर को लेकर। जब डिमांड बढ़ेगी, लोग नया लोग आएंगे मार्केट में इस स्टॉक को लेकर के, तो अब इसलिए क्या होगा, स्टॉक की प्राइस बूस्ट कर सकती है। जहाँ पे एफआई की तादाद देखने को मिला, डीआई की तादाद देखने को मिला। इतना नहीं, यदि इसकी पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में केवल एक नाम निकल के आता है, रुपेश की जो फैमिली ट्रस्ट है उसका नाम, 31% की होल्डिंग, और एक उनकी ही शांतिलाल सबला फैमिली ट्रस्ट, जिनके पास करीब 12% की होल्डिंग, और कुछ और नाम निकल के आती है
जो सन की सारी के सारे प्रमोटर्स ग्रुप्स के अंदर आती है। एफ आई भी कुछ है, डी आई ने, एफ आई ने क्वेश्चन को कुछ बढ़ाया कुछ घटाया और लास्ट मोमेंट की डेटा होती है। डी आई की फिलहाल अभी तक कोई भागीदारी नहीं थी यहाँ पे, गवर्नमेंट की कोई भागीदारी नहीं है। और पब्लिक की भागीदारी में देखा जाए तो 34% की होल्डिंग में कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे 3-4% ऑलरेडी होल्डिंग कर रखा है। रेस्ट जो होल्डिंग है वो क्या है, एक आम रिटेलर में, आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है तो यहाँ पे पता चलेगा। तो आखिर इनके पास जो आम रिटेलर हैं, जो आम, खास के इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टोटल पोजीशन की बात करूँ तो इस स्टॉक में करीब, जिन्होंने 2 लाख से कम किया वो भी 16%, 2 लाख से ज़्यादा किया वो भी करीब नियर अबाउट 7.5 से 8% की होल्डिंग बनी है इस स्टॉक को लेकर के। तो यहाँ पे एक चीज़ को बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए वॉल्यूम को लेकर के, आखिर वॉल्यूम में क्या हुआ। तो वॉल्यूम में देखना जरूरी ये बात का है, किस चीज़ को, देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम में क्या हुआ, लगातार इंक्रीज है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मार्केट कहाँ से कहाँ गई, ओपन हुआ यहाँ पे, गई यहाँ पे, लेकिन शिफ्ट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। अब जैसे दूसरे दिन मार्केट खुला तो वहाँ पे ट्रेडिंग में क्या हुआ, ट्रेडिंग में वॉल्यूम की तादाद, वॉल्यूम जो थी ना काफ़ी कम आई, वॉल्यूम कम आई, लेकिन वो किस टाइम से आई, बेचने के टाइमिंग से आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं और कुछ लोग रखना चाहते हैं। तो यही चीज़ उसमें देखने को मिला, यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हुआ, जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज करती है खरीदार को लेकर के, उस हिसाब से बिकवाली के प्रेशर में नहीं थी। अब जैसे कुछ आंकलन और देखिए, मैं कुछ और आंकलन लेता हूँ। यहाँ पे एक लंबी सी गिरावट थी, कहाँ पे, इस टाइम में। ये टाइमिंग क्या था, 4 जून के बारे में पता होगा ना, 4 जून के बारे में सबको पता होगा, जो कि न्यू गवर्नमेंट बनी है ज्वाइंटली वाला, उसका रिजल्ट का डेट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए वॉल्यूम में क्या हुआ, वॉल्यूम में कितने इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं हुआ, बस किसको लेकर के, वॉल्यूम कितनी आई यहाँ पे, वॉल्यूम काफ़ी कम आई, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, बिकवाली वाले दिन क्या पहले से कंपेयर कर पा रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा गिरावट था। देखिए ये वाली पोजीशन जहाँ पे गिरावट का संकेत ज़्यादा देता था, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो गई। ये स्टॉक लर्निंग में आज हमने जाना इस कंपनी को लेकर, जिसका नाम था दीप इंडस्ट्रीज को लेकर के, जिसमें लेटेस्ट अपडेट ये भी था, जिनके पास एक ओएनजीसी से 3 साल के लिए ऑर्डर मिला एक प्लांट्स को मेंटेनेंस करने के लिए। पीयर्स में देखा कि सबसे पहले ऑयल इंडिया है इस कंपनी को लेकर के, जो कि जिंदल ट्रेडिंग्स है। ढेर सारी कंपनी है, चाहे स्टैंडअलोन डेटा की कंपेयर करें या कंसोलिडेटेड डेटा की कंपेयर करें। इसके बाद देखा गया कंपनी को, जो लेटेस्ट ये भी देखा गया, तो यहाँ पे जो वाई में ग्रो लेवल था वो ये दर्शाता है। और सेम एज द, यदि क्यू और क्यू का देखें या फिर एनुअली डेटा को देखें, एनुअली डेटा में भी देखने को मिली जो ये दर्शाती नज़र आती है। तो आज की स्टॉक लर्निंग हमने जाना इसको मूविंग एवरेज की तरफ देखें आंकलन करके, तो फिलहाल ये मूविंग एवरेज से लगातार भागती नजर आती है। और यहाँ भी यदि वॉल्यूम का इंक्रीज करके देखें तो वॉल्यूम क्या कहती है, वॉल्यूम लगातार बढ़ी है, लेकिन सॉरी वॉल्यूम नहीं बढ़ी है, डिमांड इसकी बढ़ी है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। जो जिनके पास है वो क्या कर के रखे हैं, बस होल्ड करके रखे हुए हैं स्टॉक। ये एक संकेत देता है कि आखिर होल्ड कितना है और मार्केट में, जो मार्केट में ट्रेडिंग करा रहे हैं, ट्रेडिंग हो रहा है वो कितना क्या। तो आज के स्टॉक लर्निंग हमने जाना इस कंपनी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।